भाटी। मैं राहुल भाटी एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम देखेंगे अपने डिटरमिनेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पहली दो वीडियो में आपने देखा कि आप कैसे डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे उस डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सामने एक 6 नंबर क्वेश्चन प्रकट करेंगे। ठीक जी, तो उस 6 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज का नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और यही पॉसिबल होगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो इन प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन पे होगी, और आपके पास ये प्रॉपर्टीज एक 6 नंबर क्वेश्चन 100% लेके आएंगे। क्योंकि इस मैट्रिक्स ऑफ पूरे डिटरमिनेंट से सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो 3 टॉपिक हैं जिनसे 6 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला आपने देखा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, दूसरा इस टॉपिक से बनेगा, और एक टॉपिक और आएगा सॉल्विंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख ले, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, तभी आपको ये वीडियो क्लियर होगी और तभी आपको प्रॉपर्टीज समझ में भी आएंगी। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो क्या टॉपिक है आज हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज दे रखी है, बट मैं आपको 12 प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। उन 12 प्रॉपर्टीज के हेल्प से आपका चाहे एनडी का क्वेश्चन हो, चाहे आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने वाली, जो हमने पहली वीडियो में डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, ठीक है, उसको हमने सेकंड वीडियो में सीखा, क्या? माइनर और कोफैक्टर। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम माइनर और कोफैक्टर के हेल्प से निकाल सकते हैं, वो इस प्रॉपर्टी का नाम है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले पहली 2 वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is equal to the sum of the product of elements with sum of the product of elements of any row और चाहे कॉलम with their cofactors। तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पहली वीडियो में निकालने सीखी। किससे निकाल सकती है? वो बराबर होगी सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम करो किसका? प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स का? किसी भी रो या किसी भी कॉलम का। विद देयर कोफैक्टर। जो भी आप रो या कॉलम पकड़े, उन्हीं के कोफैक्टर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देंगी। अब कोई ये पूछ ले कोफैक्टर क्या है? अरे भाई उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने कोई ए लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऐसे जनरल में ले लेता हूं मैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे कोई है। तो आप A11 एलिमेंट है, जैसे मैंने पहली रो ले ली, पहली रो में आप A11, A12, A13 एलिमेंट ले और इन्हीं के कोफैक्टर आप उसे मल्टीप्लाई कर दे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो बिल्कुल डिटरमिनेंट के बराबर आएगी। मीन्स कैसे?
डिटरमिनेंट ए जो बराबर हो जाएगा A11 इंटू को फैक्टर ऑफ C11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ C12 A13 को फैक्टर ऑफ C13 ऐसे। तो पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की ये है आपके पास। आप देखो तो मैं इसको आप यहाँ पे C1 को भैया कैसे सॉल्व करते थे, A11 को रोका इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी, वो से मल्टीप्लाई होती है, अरे वही तो C11 भी है क्योंकि वही माइनर होता है और माइनर का सिर्फ साइन चेंज करना वो कोफैक्टर कहलाता है। दोस्तों 1 + 1 साइन चेंज ही नहीं हुआ। जब हम सेकंड को सॉल्व लेते इसका साइन माइनस लेते थे, साथ में प्लस लिखा है, अरे वो कोफैक्टर देगा ना 1 + 2 3 ऑड, और ऑड की वजह से साइन चेंज। तो ऐसे आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स में एज पूछ ली जाती है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पेपर में बड़े हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन लेवल एनडीए वगैरह में पूछी जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है, आप डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, the value of determinant is equal to 0, equal to 0। जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो 0 आ जाएगी। कब, the value of determinant is equal to 0 if elements of any row or column, if elements of any row or column are multiplied with their corresponding cofactors of some other row, इसमें तो क्या किया था हमने, इन्हीं एलिमेंट को इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दे रहा था। बट जिस दिन किसी एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। मीन्स अगर मैं बोलूं आपसे कि A11 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C21 प्लस A12 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C22 और A13 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C23, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी आपके पास। जरूरी नहीं आप सेकंड वाली, आप चाहे तो A11 के साथ A31, A12 के साथ A32, A13 के साथ A33 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर्स की, तो आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन होगी और जो उसका सम आएगा वो वैल्यू 0 देगा। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। आइए अब मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटरमिनेंट A बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। मीन्स किसी आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटरमिनेंट किसका बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। आपने किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली और फिर उसी मैट्रिक्स की आपने ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाली, तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। कहने का मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट की आप वैल्यू में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, इफ द रो आर इंटरचेंज विद कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे, इफ रो and column of determinants if row and column of determinants are interchanged then its value remain same, तो उसकी वैल्यू जो थी पहले वो होगी रहेगी। मीन्स पहले अगर वैल्यू 5 निकल के आई थी तो अभी भी 5 ही निकल के आएगी। आप चाहे उसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर, ठीक है।
अब हम मूव करेंगे आगे की प्रॉपर्टीज पे। देखिए थर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी तो क्या थी, अगर आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप रो को रो से चेंज कर दें, एक रो को किसी रो से चेंज करना चाह रहे हैं आप, चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें क्वेश्चन के हिसाब में प्रूव करना रहेगा तो हमें पता रहेगा कि भाई ऐसे प्रूव करना है, इसलिए हमारा मन करेगा चेंज करना। हमारे मन में ऐसे वो आविष्कार नहीं हो जाएंगे ऐसे कि अपने आप ही को आ रहे हैं हमें चेंज करना है, वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा आपके पास, आपको लगा कि हमें रो को रो से चेंज करना पड़ सकता है या किसी कॉलम को कॉलम से चेंज करना पड़ सकता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा आप ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मींस पहले अगर वो 5 देता था तो अब वो -5 देगा। इफ रो इज इंटरचेंज, साथ में तो ब्रैकेट में कॉलम भी लिख रहा हूं, किसी का मन करे कॉलम चेंज करने के लिए, इफ रो और कॉलम मीन्स जैसा रो के लिए वैसा आप कॉलम कर सकते हैं। इफ रो इज इंटरचेंज with some other row और ब्रैकेट में लिखे हम कॉलम, मीन्स आप किसी रो को किसी रो से चेंज कर दें या किसी कॉलम को कॉलम से चेंज कर दें, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बोला था, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव ऑफ प्रीवियस वैल्यू, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। कि आपने अगर किसी का मन किया कि हमने चेंज कर दिया तो चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं, बट वैल्यू जो है वो उसकी नेगेटिव हो जाएगी। एग्जांपल लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल कि एक डिटरमिनेंट अगर हमने ऐसे लिखा है, a इक्वल्स टू यहां पे x y z p q r a b c ऐसे। अब आपका मन कर रहा है सर ये एबीसी मुझे हाँ अच्छा ही लग रहा, ये तो मुझे हाँ अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं भाई, तेरी इच्छा तो तेरी इच्छा ही पूरी करेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो मीन्स क्या, बाहर नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स आपने क्या किया, R2 को इंटरचेंज कर दिया किससे, R3 से, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरचेंज। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ऐसे माइनस बाहर लग जाएगा, एक्स वाई जेड और R2 R3 से इंटरचेंज, ये PQR दैट इज ऊपर हो जाएगा ABC और नीचे हो जाएगा PQR ऐसे। अब किसी तीसरे बच्चे की इच्छा कर ले, सर ऐसे नहीं सर आप ये एक और इंटरचेंज कर दो, तो कर दे भाई, तेरी इच्छा मान लेंगे। तो आप दोबारा अगर इसे इंटरचेंज करेंगे, तो आप इसको इससे इंटरचेंज करना चाहते हैं तो एक बार फिर से माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस। मीन्स जितनी बार भी आप इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आता चला जाएगा। ये जरूरी नहीं आप रो को रो से करें, आपकी इच्छा, किसी की इच्छा करने की कॉलम की कॉलम से, तो आप कॉलम को कॉलम से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब बात आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास, अगर आप किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई हो जाती थी किसी बाहर से तो वो सब में मल्टीप्लाई होता था, बट रो में ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफिकली किसी चीज की मल्टीप्लाई करनी है तो या तो वो किसी पूरी रो में होती है या पूरी कॉलम में, सब एलिमेंट के साथ नहीं होती। ये फर्क है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में। यहां पे आपको स्पेसिफाई करके ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एट अ टाइम होगी। अगर आपकी इच्छा कर रही है सर ऐसे मल्टीप्लाई करनी है हमें, कोई भाई मल्टीप्लाई करें,
और इच्छा में वही बात, इच्छा अपने आप नहीं करेगी, क्वेश्चन को देके भाव प्रकट होंगे। ठीक जी। तो अब क्या करेंगे, अगर आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी। मीन्स अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले 5 होती थी, आपने किसी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। मीन्स कितनी हो जाएगी, पहले अगर 5 थी तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। बट अब ये यूज कैसे होती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैसे यूज होती है, एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है इस पे, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। दोनों ही बात समझाऊंगा आपको, देखिएगा क्या प्रॉपर्टी है। इफ सम स्केलर इज मल्टीप्लाइड, if some scalar is multiplied to any row or column, तो आपकी इच्छा, आप चाहे किसमें करें, रो या कॉलम में, इच्छा कैसे होगी वो आपको बता दिया मैंने। if some scalar is multiplied to any row or column, then some scalar that is k लिख लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई किया हमने, k। If some scalar k is multiplied to any row or column, then value of determinant is k times the original value, k times the original value। तो जो वैल्यू डिटरमिनेंट है वो k टाइम्स हो जाएगी किसके, ओरिजिनल वैल्यू के। मतलब क्या है, कैसे यूज हो क्वेश्चन में, दोनों ही बात समझाऊंगा। मैंने कहा एक डिटरमिनेंट ये a लिखा है, ठीक है, x y z p q r a b c ये लिखा है बस ऐसे। आपने क्या किया, r1 में मल्टीप्लाई कर दी k से, k r1 मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, पर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले मान लिया a थी तो वो k a हो जाएगी। तो मीन्स ये हो जाएगा कितना, k डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू kx ky kz p q r a b c ऐसे। ये मतलब है इसका, इस तरीके से। अब ये मतलब को हम यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, जब प्रूविंग, इस पे क्वेश्चन क्या आता है, प्रूविंग वाले आते हैं, प्रूविंग वाले। तो जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो हम जल्दी क्या करते हैं, टेकिंग एलएचएस। तो वहां तो ये एक साइड ही लिखी रहती है, दूसरी इक्वल टू लिखी नहीं होती, तो और फिर भी हमें लगा मल्टीप्लाई करनी है, तो अब इस के को कैसे एडजस्ट करें। अरे देखो ये वैल्यू सेम रखनी है, तो जब ये के मल्टीप्लाई हुआ तो बाहर जब इसको आप सेम रख दो या मल्टीप्लाई क्या कर दे, डिवाइड, ऐसे। तो आप अगर सिंपल एलएचएस लेते तो अगर जिससे आप मल्टीप्लाई करें बाहर उससे उसको आप डिवाइड कर दें, या अंदर डिवाइड कर रहे तो बाहर उससे मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। बिल्कुल वही वाले ऑपरेशन जैसे हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए थे कि डायरेक्ट कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। तो ये दो, एक तो ये वाला ऑपरेशन और एक दूसरा वाला जो किसी नंबर की मल्टीप्लाई को फिर ऐड कर दो, ये दोनों ऑपरेशन बिल्कुल वहां से आए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ये दोनों एडिटिव यूज होते हैं डिटरमिनेंट में। तो अगर यहां पे ऐसे लिखा होता तो ऐसा हो जाता आपके पास, अगर सिर्फ एलएचएस होती तो आप क्या करते हैं, ऐसे ना लिख के सिर्फ ऐसे लिखा होता तो आप इसको 1/k ऐसे भी लिख सकते थे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड कर दिया। अब किसी इच्छा दोबारा कर रही है, सर भाई इसमें सेकंड वाली रो में ना सर ए से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल कर भाई, तू भी कर, ए मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बाहर दिखाना पड़ेगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई तो बाहर डिवाइड, अगर अंदर डिवाइड होगा तो बाहर मल्टीप्लाई, ऐसे। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा सा लगे, सुंदर लगे चित्र। ठीक जी, होप मैं समझता हूं ये वाला ऑपरेशन क्लियर होगा। अब ये क्या होता है, अब ये एक नंबर के क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली इसकी। अब एक नंबर के क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, सुनो मेरी बात, स्टार डाल के बता रहा हूं। कहीं लिखा
डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है सर 7 है, डिटरमिनेंट ए जो है वो 7 है, एंड इट्स ऑर्डर इज 3, इट्स ऑर्डर इज 3, और इसके ऑर्डर की जो वैल्यू वो 3 है, ठीक है। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ के ए, वो आपसे बोले के निकालो। अब ए की डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो पता, के कैसे निकलेगा बाहर, तो के चक्कर में लोचा है सारा। अच्छा के कैसे बाहर निकलेगा, अब सुनो। अब जब ये के ए के साथ मल्टीप्लाई, तो ए कोई मैट्रिक्स रहा होगा, तो के मींस हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई है, कितने ऑर्डर का 3, फिर 3 ऑर्डर का ये, तो के यहां भी मल्टीप्लाई में, यहां भी मल्टीप्लाई में, यहां भी मल्टीप्लाई में, तो के सब जगह से बाहर निकलेगा। पहली रो से बाहर आया तो 1 के, दूसरी रो से बाहर आया क्योंकि पूरी रो के साथ ऑपरेशन जो होता है डिटरमिनेंट पूरी रो या पूरी कॉलम के साथ होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ कुछ नहीं होता। तो जब इससे बाहर आएगा तो 1 के, इससे बाहर आएगा दूसरा के, और इससे बाहर आएगा तीसरा के। तो इस के को हम कैसे निकलेंगे, के ए वुड बी इक्वल टू के की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से, ठीक है जी। अब आप वैल्यू यहां से निकाल लेंगे इसे सॉल्व करके, इस तरीके से आपके पास वैल्यू सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आप डिटरमिनेंट ऑफ के की वैल्यू आपको बोल देगा कैसे, तो डिटरमिनेंट ऑफ के की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 7, ऐसे। या आपसे इसमें क्या बोल सकता है क्वेश्चन कि के की पावर 3 की वैल्यू दे और बोल दे के ए बताइए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो बोल सकता है। के यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू यहाँ पे पहले से ही देगा, मुझे तो जर्नल में बात बतानी थी इसलिए मैंने के लिया है, ठीक है। अब इसलिए मैं इसको हटा के पूरा जर्नल में ही लिख देता हूं, क्या एफ स्टार if determinant A is of order n, then determinant of KA would be equal to K की पावर n into determinant of A। एक नंबर ये क्वेश्चन काफी आता है और बहुत आता है, इसी के हेल्प से ये बना है, क्योंकि देखो कॉमन यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, सब आपके पास। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगना, एक्चुअली कॉमन आप ये समझते हैं ना, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगना। तो जब यहाँ पे डिवाइड लगा, यहाँ पे डिवाइड लगा, यहाँ पे डिवाइड लगा, तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो कॉमन एक तरह से डिवीजन ही लग रहा होता है, जहां पे आ जाता है वो डिवाइड कॉमन हो जाता है, जहां से नहीं वो बाहर ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से। क्योंकि आप देखते हैं कॉमन लेते हैं तो यहां से हट जाता है, ये कब से हटे होगी, जब के को के से डिवाइड मारा होगा जब तो हटा होगा। तो एक्चुअली कॉमन लेना है, डिवाइड लेना ही प्रोसेस है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। मूव करता है 6th प्रॉपर्टी में। 6th प्रॉपर्टी वही है, मैंने अभी आपको बोला कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की 2 प्रॉपर्टी लग रखी है, एक तो ये, दूसरी और क्या थी तीसरी, कि अगर आप किसी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे और फिर उसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दे, ये थी प्रॉपर्टी। अब उसका डिटरमिनेंट में क्या फर्क आएगा, तो याद रखिएगा उसका डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आता, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो पहले होती है वो ही पहले रहेगी, आपको बाहर कुछ मल्टीप्लाई या कुछ शो करने की नीड नहीं होती। जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो बाहर में डिवाइड दिखाना पड़ा, ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड में दिखाना पड़ेगा। बट अगर आप किसी पूरी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसे कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रॉपर्टी और ये जो अगली वाली है, यही बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इफ सम स्केलर is multiplied, if some scalar is multiplied to any row और कॉलम, आप जो काम कॉलम में कर सकते, रो में कर सकते हो कॉलम में भी। if some scalar is multiplied to any row or column and then
they are added to the, and then they are added to the corresponding elements of some other row और कॉलम। मीन्स आपने रो में किया तो रो में, कॉलम में किया तो कॉलम में। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, कहने का मतलब जैसे कि हमें लगा था यहाँ पे 0 बनाना है, अब ए में से ए सब्ट्रैक्ट करो, है ना। अब ए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कैसे करेंगे कि जहां 1 लिखा होगा, मैंने कहा यहाँ 1 लिखा था ऐसे, इसमें ए की मल्टीप्लाई करो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा ऑपरेशन यूज किया था ना हमने, कहां पे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे लेकर यहाँ 0 बनाना है या 1 बनाना है, तो ऐसा आप ऑपरेशन लगा सकते हैं बिल्कुल, बट ऐसा करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसमें आपको कुछ शो करने की नीड नहीं है। मैं आप अगर लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, ये यहाँ 0 बनाना चाहता हूं, तो मैं लिखता R3 में क्या कर दो, R3 माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना, R2। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करें और फिर उसे ऐड कर दें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल मैंने ये लिखा है आपके सामने कि आप कहीं 0 बनाना हो, कहीं जैसे 0 बनाने के लिए यूज होते हैं यहाँ पे भी, जैसा हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज, और हम मूव करेंगे इस पे आगे। देखिए हम पढ़ते हैं 7 प्रॉपर्टी, जो हमने 5th और 6th प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, वो ही मेन है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस दिया है। अब 7 प्रॉपर्टी कहती है, इफ each elements of any row or column, if each element of any row or column are expressed as a sum of two or more terms, then determinant can be expressed as a sum of two or more determinant। क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर हर एक एलिमेंट किसी रो या कॉलम का, ठीक है, किसी डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट एक्सप्रेस हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा सम में, तो वो उतने डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। कहने का मतलब आपके पास लिखा है, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई डिटरमिनेंट आपके पास a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, ऐसे, यहाँ p क्यू आर, यहाँ u v w, ये ऐसे लिखा है। मैंने देखा जो पहली रो के एलिमेंट है वो 2-2 में टूट सकते हैं, 2-2 में ऐसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये अलग अलग डिटरमिनेंट में हो सकते हैं। मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट में से a p u b q v c r w प्लस ऐसे ही यहां पे दूसरे जाएंगे x y z p q r u v w, ऐसे।
एक टाइम पे एक ही रो टूटेगी। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी वाली रो में आप ऐसे कर लें, फिर आपको यहाँ पे अलग छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे अलग, ऐसे आप करेंगे। मीन्स अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा टर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, तो आप उस डिटरमिनेंट को उतने टाइम्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी ये है आपके पास। 8th प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? अगर डिटरमिनेंट की कोई भी पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए तो वैल्यू डिटरमिनेंट कितनी आएगी? 0 आएगी। इफ each element of any row or column are 0, then value of determinant is 0। मीन्स आपने क्या किया? कुछ बस किसी चीज का ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगा के पूरी रो या पूरा कॉलम डिटरमिनेंट का 0 बन जाता है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको 0 प्रूव करने वाले आते हैं, तो आप उसमें यही लगाते हैं कि क्या, कि आप उसकी कोई भी एक रो या पूरा कॉलम 0 बना दे तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। एक तो 0 बनाने के लिए प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और है इससे अगली 9th प्रॉपर्टी। क्या है 9th प्रॉपर्टी? वो भी 0 बनाने के लिए है कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, तो जो वैल्यू डिटरमिनेंट है वो आपके पास 0 आएगी। इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल or proportion, then value of determinant is 0। तो फिर से वो 0 हो जाएगी। मीन्स आपने देखा कोई डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ABC PQR और यहां फिर से ABC लिखा है ऐसे, या आपने बना दिया, तो आप किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आप सेम बना दें तो जो वैल्यू डिटरमिनेंट है वो कितनी हो जाती है आपके पास? 0 हो जाती है। आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल मीन्स ऐसे ABC लिखे यहां पर बन जाए KA KB या KC ऐसे, तो फिर भी वैल्यू डिटरमिनेंट कितनी आती है? 0। तो जब भी 0 प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनेंट में, तो हम इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब हम इसके बाद 3 प्रॉपर्टी और देखेंगे। देखिए 3 प्रॉपर्टी और है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी 1 नंबर क्वेश्चन काफी आता है आपके पास क्वेश्चन पेपर में। 1 नंबर के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है 10th प्रॉपर्टी? 10th प्रॉपर्टी ये कहती है अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, F is diagonal matrix, डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता ही क्या होता है, में जिसके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं बाकी सब 0। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट ए की जो आप वैल्यू है आप उसे पूरा सॉल्व ना करें, सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मीन्स A11 A22 A33 अप टू सॉन जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दें, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे भी निकल जाती है बिना उस पूरे को सॉल्व किए। 11th प्रॉपर्टी क्या कहती है? F A and B are of same order, अगर A और B कोई दो सेम ऑर्डर के हैं, एक 3/3 का डिटरमिनेंट है, दूसरा भी 3/3 का है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी के। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिससे नेक्स्ट वाली है वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में तो जनरली हमारी यूज होती है 5 और 6 वाली, जिसमें हम के चेंज कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या
किसी को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 और 6 वाली इंपॉर्टेंट थी, और जो आपकी 0 प्रूव करने के लिए थी वो थी आपके पास 7 और 8 वाली, जिसमें हमने आइडेंटिकल हो जाए और प्रोपोर्शनल हो जाए, 8 और 9 वाले, सॉरी, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, इफ A is a square matrix and C is a matrix of its cofactor, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और C कोई मैट्रिक्स है जो उसे कोफैक्टर से बना हुआ है, तो उस कोफैक्टर के बने हुए मैट्रिक्स क्या, पहले आप देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालो, कितना बड़ा प्रोसेस है, और फिर उसकी वैल्यू आपसे कोई निकालने के लिए बोले उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो कितना सारा काम हो जाए। तो इतना सब कुछ करने की आपको नीड नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है क्या, कि जो कोफैक्टर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो बराबर होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। वेयर n इज द ऑर्डर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, अगर आपसे कोई बोलता कि ए मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर बनाओ और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो कितना काम पड़ता, कोफैक्टर निकालने पड़ते 9, फिर उसका डिटरमिनेंट बनाते, फिर सॉल्व करते। बट ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली क्या निकालो, उस ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और उसको n-1 पावर कर दो, वो ही वैल्यू सेम आएगी। तो ये हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आप उसमें देखेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज बेस हम जो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है पेपर में वो कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो उसी के भी आप पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।